हेलो, दिस इज शुभा सिंह और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर अवर फॉरेस्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो फॉरेस्ट लार्ज कवर्ड एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज अवेलेबल होते हैं, श्रब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, सभी तरह के प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर फॉरेस्ट को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक का ऊपर का पार्ट जो है वो क्राउन पार्ट बनाता है फॉरेस्ट का। सबसे अपर पार्ट बनाता है क्राउन पार्ट, जिसको कि हम कैनोपी बोलते हैं। और बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ऊपर का पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर सनलाइट इनको मिलती है और नीचे के ट्रीज को, नीचे के प्लांट्स को इनसे फिल्टर होके जो सनलाइट होती है वो मिलती है। मतलब कैनोपी पार्ट जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी जो उनके ट्रंक के ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलके कैनोपी पार्ट बनाती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, अंडर स्टोरी। यहाँ पे श्रब्स अवेलेबल होते हैं, श्रब और बड़ी बड़ी ग्रासेस जो होती हैं, और श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो मिडल का पोर्शन पूरा कवर कर लेती हैं और बड़ी बड़ी ग्रासेस ये सब मिलके मिड का पोर्शन कवर कर लेती हैं और ये बनाती हैं अंडर स्टोरी पार्ट। और यहाँ पे सनलाइट जो कैनोपी पार्ट से फिल्टर होके सनलाइट आती है वो ही इनको मिलती है। उसके बाद आता है सबसे नीचे का पार्ट, फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर कौन बनाता है, तो डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सॉइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, ये मिलके बनाते हैं फ्लोर पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट वेल्थ की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये हमें फ्लड से प्रिवेंट करता है, वाटर टेबल को मेंटेन करता है। कैसे फ्लड से प्रिवेंट करता है, तो जब रेन वाटर गिरता है जमीन पे तो क्या होता है कि जो छोटे प्लांट हैं, बड़े प्लांट हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और वहां पे जो प्रेजेंट डेड और डिकेइंग लीव्स, फ्लावर्स, ये सब अवेलेबल है। मतलब प्लांट्स का डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उससे क्या होता है, ह्यूमस मेंटेन होता है। और जितना ज्यादा सॉइल के अंदर ह्यूमस होगा और रूट से बाउंडेड जो है सॉइल है, तो वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब वाटर जो है फ्लो होके एक जगह पे कलेक्ट नहीं होने पाएगा। जब कलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा। और जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना ही वाटर टेबल मेंटेन होगा। तो इस तरीके से ये प्रिवेंट करता है फ्लड से और वाटर टेबल को मेंटेन करता है। और ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। उसका भी सेम रीजन है कि जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बाउंड करके रखती हैं और उससे क्या होता है कि वाटर के फ्लो के साथ में सॉइल क्या होती है, इरोड नहीं होने पाती है, बह के एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं पाती है। तो जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंशन होता है। उसी तरीके से ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होने से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तेज होगी और ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और क्या करेगा, ये एयर को कूल करेगा और इंक्रीज द रेनफॉल को इंक्रीज करेगा। कैसे कि एयर को कूल कैसे करेगा, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे, जितनी ज्यादा उसमें ग्रीन लीव्स होंगी, उतना ज्यादा उसमें ट्रांसपिरेशन होगा। तो क्या होगा कि वो वाटर वेपर इंक्रीज होगी, वाटर वेपर एयर में इंक्रीज होगी। तो क्या होगा कि ये एक तो ये एटमॉस्फेयर को कूल करेगा, दूसरा ये कंडेंसेशन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल भी इंक्रीज होगी। ये यहाँ पे रहने वाले वाइल्ड लाइफ को या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को कह सकते हैं, फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। जहाँ पे पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अपने वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग
जो है यहाँ पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं और इनको यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में फूड प्रोवाइड होता है इसी फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट से हमें डिफरेंट टाइप की यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे टिम्बर मिलता है, लेटेक्स मिल जाता है, रबर ट्रीज से हमको रबर मिलता है, डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस मिल जाते हैं, लैक मिलता है और वुड पल्प मिल जाता है पेपर मेकिंग के लिए जो काम में आता है, गम, बहुत सारी तरह की मेडिसिन जैसे तुलसी, नीम, ये सब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हमको इन फॉरेस्ट से मिल जाती हैं। जिस तरीके से एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि पॉलिनेशन, फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन होता है, तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बी, हमिंग बर्ड, तो ये सभी जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और उसी तरीके से जब डिफरेंट एनिमल्स इन फ्रूट्स को खाते हैं, इनके फ्रूट्स को खाते हैं, तो उनके सीड्स का डिस्पर्सल कर देते हैं, तो इस तरीके से ये डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स का एक्सक्रीटा और मीन्स उनका जो वेस्ट है, उनका एक्सक्रीटा और डेड बॉडीज, ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोज होके मैन्योर फॉर्म करते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। मतलब ये मैन्योर के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स के बीच में एक साइकिल चलती रहती है। तो ये साइकिल कैसे चलती है कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स जो कि फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर्स इन प्रोड्यूसर्स से फूड लेते हैं। सभी तरह के एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कंज्यूमर्स होते हैं, और ये कंज्यूमर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर्स से फूड लेते हैं। जैसे कि हर्बीवोर एनिमल्स क्या होते हैं, इनसे डायरेक्टली फूड लेते हैं, और जो कार्निवोर एनिमल्स हैं वो इन हर्बीवोर एनिमल्स को खा के जो है इनसे इनडायरेक्टली फूड लेते हैं। मतलब कि वो खाते तो एनिमल्स को हैं, वो फूड के रूप में तो एनिमल्स को खा रहे हैं, लेकिन वो जिन पे डिपेंडेंट है, जिन एनिमल्स पे, वो हर्ब्स पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर या प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है। उसके बाद इन कंज्यूमर्स का डेड और डिकेइंग मैटर या एक्सक्रीटा, ये सभी क्या होता है, या प्रोड्यूसर्स का भी वेस्ट, ये सब क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होके मेन्योर फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है, सॉइल के अंदर मिनरल्स बढ़ जाते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल लगातार चलता रहता है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रास हॉपर की, तो ग्रास हॉपर फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है, और जब ये ग्रास खाता है उसके बाद इसको फ्रॉग खाते हैं, और उसके बाद फ्रॉग को स्नेक खाता है, और स्नेक को ईगल खा लेता है, और उसके बाद जब ईगल डेड होता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो मैन्योर है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से फूड चेन सभी तरह के लिविंग बीइंग्स के अंदर इस तरह की फूड चेन चलती रहती है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक डियर है, वो ग्रास को खाता है और उसके बाद उसको लॉयन खाता है, और जब लॉयन डेड होता है या उसका एक्सक्रीटा ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से अगर हम एल्गी की बात करें, तो एल्गी जो कि पॉन्ड्स के अंदर ग्रो करती है, और उसको स्मॉल फिशेस खाती हैं, फिर उसे जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनको लार्ज फिशेस खाती हैं, और उसके बाद जो लार्ज फिशेस जब डेड होती हैं तो क्या होती हैं, ये फिर से ये डिकम्पोज हो जाती हैं, और ये एल्गी को ग्रो करने में, या कहेंगे कि जो इसके अंदर प्लांट्स अवेलेबल हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है, और इसी को फ्लो ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कि जैसे एनर्जी कहाँ से फ्लो करती है, कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको प्रोड्यूसर्स या कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स इसको कंज्यूम करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिससे कि फूड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि ग्रास होपर
इसको ईट करते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया या ईगल हो गया, इनको ईट करते हैं। और उसके बाद जब ये डेड हो जाते हैं या इनका एक्सक्रीटा ये सब सॉइल में जाता है और डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होके ये मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्लांट्स को। इस तरीके से ये एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होती है, फ्लो करती रहती है, और इसी को हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। बैलेंस इन नेचर को डिस्कस करने से पहले हम लोग फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब क्या है कि अभी हम लोगों ने फूड चेन में डिस्कस किया था कि ग्रास ओपर ग्रास को ईट करता है, तो ग्रास ओपर के अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रास ओपर को खाते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ईगल के अलावा भी। तो इस तरीके से एक फूड वेब है जो कि डिफरेंट, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उन एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑमनीवोर और कार्निवोर एनिमल्स डिपेंड करते हैं, और वो डिकम्पोज होते हैं और मेन्योर में कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। अब ये बैलेंस इन नेचर किस तरीके से करते हैं, तो सपोज कि हम बात करें स्नेक का पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाए, तो ज्यादा स्नेक होंगे तो ज्यादा फ्रॉग को खाएंगे, और जब फ्रॉग की संख्या कम हो जाएगी, फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रास होपर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, फ्रॉग जब कम होंगे तो वो कम ग्रास होपर का खाएंगे, ग्रास होपर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ग्रास होपर का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को खा लेंगे और फूड शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी इसी तरीके से बैलेंस को इफेक्ट कर रही हैं। और ये नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए इन फॉरेस्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए, प्लांट हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए। मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर अगर प्लांट्स को कट किया जाए तो उनकी जगह पे फ्रूटिंग प्लांट्स को लगाया जाना चाहिए। उन फ्रूट्स के थ्रू जो है सीड का डिस्पर्सल होगा और डिफरेंट नए प्लांट्स, नए ट्रीज ग्रो करेंगे, जिससे फॉरेस्ट कवर मेंटेन रहेगा। एफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए, अगर कुछ प्लांट्स को कट किया जा रहा है तो उनकी जगह पे नए प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। फॉरेस्ट को फायर से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। फॉरेस्ट में फायर कैसे लग जाती है, तो जब बहुत गर्म हवाएं चलती हैं तो उनकी ब्रांचेस जब आपस में रगड़ती हैं, तो रगड़ने की वजह से क्या होता है, उनमें आग लग जाती है। और इनको बचाने के लिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशिंग सोल्यूशन को जो है स्प्रे किया जाना चाहिए, और विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्लोवर्स के थ्रू विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि इनको फायर से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और इनको पेस्ट और इंसेक्ट से भी बचाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तरह के पेस्ट और इंसेक्ट की वजह से भी बहुत सारे जंगल पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनको स्प्रे किया जाना चाहिए। और इन फॉरेस्ट को ओवर ग्रेजिंग से भी बचाना चाहिए। जब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, कैटल्स, शीप, हॉर्स यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो भी क्या होता है कि इनका बैलेंस मेंटेन नहीं रह पाता है, फॉरेस्ट कवर जो है मेंटेन नहीं रह पाता है, तो ओवर ग्रेजिंग को रोका जाना चाहिए। तो इन सब मेथड्स के थ्रू हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को फॉरेस्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।